तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का अगला चैप्टर आता है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे पहले वर्क डन के बारे में स्टडी करना है। वर्क डन क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है जब हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए हों, मान के चलिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का आपको हम डॉट निकालना है तो ए डॉट बी। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या होता है बेटा? हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बेसिकली हमको पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना है, और डॉट प्रोडक्ट को और बोला जाता है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, ये प्रोडक्ट होता क्या है? डॉट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, उन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं डॉट के साथ, और ये ओपन होता है हमेशा कोसाइन एंगल के अंदर। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट of two vectors a vector and b vector is the product of magnitude of a and b and cosine of angle between them. Cosine of angle between them. It means दो वेक्टर हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर, it will be equal to magnitude of a and b and angle of cosine. This is the dot product of two vectors a and b. नेक्स्ट हमको डॉट प्रोडक्ट के बारे में और आगे से स्टडी करना है कि इसके कुछ यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो आपके आई कैप, जे कैप और के कैप होते हैं। उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं, आई का आई के साथ, के का के साथ, जे का के साथ, एक दूसरे के साथ करते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? तो देखिए बेटा, हमारे पास एक प्लेन है, 3 डायमेंशन प्लेन एक्स वाई एंड दिस इज जेड। जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहां मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैं इसको इधर ड्रॉ करता हूं। ये ओरिजिन हो गया, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, एक्स वाई पर, वाई जेड पर, जेड एक्स पर। तो ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने आई कैप, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लिया जे कैप, और जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने के कैप। तो सबसे पहले अगर हम करते हैं बेटा आई डॉट आई, तो देखेंगे आई डॉट आई, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है बेटा आई आई cos थीटा के अंदर। अब हमको एंगल देखना है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप है, दूसरा भी एक्स एक्सिस के अलोंग ये आई कैप। तो जब दोनों एक ही लाइन पे होते हैं तो हमारा एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो दिस विल ओपन इन आई आई cos 0, एंड हमको पता है cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के। तो आई भी आपके क्या है? यूनिट वेक्टर्स, तो 1 into 1 into 1, तो दिस बिकम्स 1। सो आपको ध्यान रखना है आई डॉट आई हमारा 1 के बराबर होता है। ऐसे ही जे डॉट जे अगर मैं निकालता हूं तो सिमिलरली ये भी एक ही एक्सिस पे है, तो एंगल आपका 0 होगा और cos 0 आपका 1 होगा। सिमिलरली के डॉट के निकालेंगे तो ये भी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं आई की जे के साथ, आई डॉट जे। देखिए अब की बार ये हो गया आई जे cos 90, क्योंकि दोनों के बीच जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है, और cos 90 आपका 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i डॉट जे हमारा किसके बराबर होगा? 0 के। सेम जे डॉट के हमारा cos 90 अगेन 0, के डॉट आई भी आपका 0। तो आपको ध्यान रखना है डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब हम आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, के का के साथ करते हैं, तो हमारा रिजल्ट 1 होता है। दूसरे कंपोनेंट के साथ आई का जे के साथ करें या जे का के साथ करें, के का आई के साथ करें, तो हमारा रिजल्ट 0 होता है। तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ये कैसा है? कम्यूटेटिव।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, जैसे हम निकालते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो हमको डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये आपका कम्यूटेटिव हो गया। सेकंड होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे ए वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं बेटा किसके साथ, बी प्लस सी। ए वेक्टर की मल्टीप्लाई की मैंने बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, तो इसको ओपन करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये इसका कम्यूटेटिव लॉ होता है। ए की मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ, फिर ए की मल्टीप्लाई एक बार सी के साथ, तो ये आपका इसका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट आपको पढ़ेंगे हम कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसके कुछ एग्जांपल्स हमको पढ़ने हैं कि किस किस क्वांटिटी के अंदर डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला ही हमारा जो टॉपिक है वर्क, वो हमारा क्या होता है, वर्क। वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट किसका बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसका डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आता है बेटा आपका वर्क डन। वर्क होता क्या है, वर्क के साथ हमेशा एक वर्ड होता है डन। डन का मतलब किया गया, हो चुका। तो वर्क कब होगा, सबसे पहले हमको वर्क के बारे में पढ़ना है कि वर्क डन क्या होता है। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स लगाया और इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड हो गया, इधर पहुंच गया और इसने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो क्या हुआ, हमारा वर्क हो गया। वर्क कब होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर और वह ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है, तो क्या कहलाता है, हमारा वर्क कहलाता है। अच्छा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पर और डिस्प्लेसमेंट पर। कैसे डिपेंड करता है बेटा, देखिए एग्जांपल से समझेंगे हम। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मान के चलिए इसका वेट है बेटा 10 kg, फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेसमेंट हो गया अब की बार 10 मीटर। दूसरी कंडीशन में ये वेट आपका अब की बार मैंने ले लिया 100 kg और डिस्प्लेसमेंट अब भी कितना ही हुआ, 10 मीटर। देखिए अब हम वर्क डन निकालेंगे इधर भी केस में और इधर वाले केस में भी, दोनों में वर्क डन निकालेंगे। तो 10 kg डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर, अब की बार 100 kg डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर। तो दोनों के केस में क्या एक्स्ट्रा हो रहा है बेटा, ये वेट जो था 10 kg ये कितना हो गया 100 kg। तो इट मींस जो यहाँ पे फोर्स था उससे ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए। तो इसका मतलब जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, फोर्स पर। किस पर डिपेंड करता है, फोर्स पर। सेकंड केस हम देखेंगे बेटा, अब की बार हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स लगाया मान के चलिए 5 न्यूटन और ये डिस्प्लेस हो गया 10 सेंटीमीटर। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन, ये डिस्प्लेस्ड हो गया 20 सेंटीमीटर। तो वर्क डन कहां ज्यादा हुआ, सेकंड केस में ज्यादा हुआ। क्यों ज्यादा हुआ, पहले तो हमारा इस फोर्स से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था 10 सेंटीमीटर, अब की बार उतने ही फोर्स से हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इट मींस द वर्क डन इज आल्सो डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन आपके दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक आपका फोर्स हो गया और दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी वजह से जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारा होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर है क्यों है, क्योंकि जब हम दो क्वांटिटीज डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दोनों क्वांटिटीज की दो वेक्टर है, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा स्केलर होता है। तो इस वजह से जो वर्क डन है वो कैसा है, स्केलर है। वर्क डन की क्या होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इट हैज नो डायरेक्शन।
लेकिन बेटा इसका साइन होता है, इट हैज साइन. साइन मीन्स इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो. तो वर्क डन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिस वजह से एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. अब वर्क डन की हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, देखिए तो डेफिनेशन लिखेंगे हम, द वर्क इज said to be done कब, when an external force applied on a object and it displays in the line of force. वर्क डन क्या होगा हमारा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वह उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है एक ही लाइन में, जिस लाइन में हमने फोर्स लगाया, तो हमारा क्या होगा, वर्क डन होता है. अच्छा, अब इसके बेटा कुछ देखिए टाइप्स देखेंगे. वर्क डन इक्वल्स टू हो गया आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अभी मैंने बताया था वर्क डन आपका दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स पर भी और डिस्प्लेसमेंट पर भी. मान के चलिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं इधर से फोर्स लगाता हूं, 10 न्यूटन को एग्जांपल लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो जाता है, अपनी पोजीशन से इधर पहुंच जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो भी इसी डायरेक्शन में है और जो फोर्स लगा वो भी इसी डायरेक्शन में है. तो इस मींस जो वर्क डन होगा हमारा वो उसी लाइन में होगा. इस डेफिनेशन को ध्यान रखना, लाइन ऑफ फोर्स. अगर एक ही लाइन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लगते हैं तो हमारा वर्क डन होता है. अगर एक लाइन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं लगते हैं तो हमारा वर्क डन नहीं होता है. जैसे और देखिए, एक लाइन का और एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास बेटा कोई कार होती है और कार में हम आगे मूव करते हैं, तो जो इंजन है कार का वो डिस्प्लेस्ड करता है उसको आगे की तरफ, और जब हम इसको ब्रेक लगाते हैं कार को स्टॉप करने के लिए, तो जो ब्रेक का फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो कार है वो डिस्प्लेस्ड हो रही है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो ब्रेक्स हैं वो किस बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ और फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जिस वजह से ये वर्क डन होगा ये कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी. वर्क डन तो होगा, क्यों होगा, क्योंकि वही चीज लाइन में है, लाइन ऑफ फोर्स. फोर्स की ये लाइन है, डिस्प्लेसमेंट की लाइन है, तो बेटा एक ही लाइन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. तो एक ही लाइन में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है चाहे वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा वर्क डन होगा. लेकिन अगर एक लाइन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन हमारा नहीं होगा. मान के चलिए हम किसी ऑब्जेक्ट को, हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है इधर रखा हुआ है, इस पर जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड mg, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हो रहा है इधर की तरफ लग रहा है. तो दोनों के बीच अब की बार जो एंगल है वो बनता है 90 डिग्री. तो इट मींस दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट है. अपोजिट है, एक लाइन में नहीं है, एक लाइन में नहीं है तो वर्क डन भी आपका नहीं होगा. जैसे एग्जांपल, मैं इस दीवार पे फोर्स लगाता हूं, तो दीवार पर मैं बेटा ऐसे फोर्स लगा रहा हूं परपेंडिकुलर, लेकिन ये दीवार डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये जो फोर्स है दोनों की जो लाइन में जो फोर्स लगना था वो और डिस्प्लेसमेंट होना था वो एक लाइन में नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो वर्क डन है वो आपका नहीं होगा. ये वर्क डन आपका जीरो वर्क डन कहलाएगा. तो वर्क डन होने के लिए क्या कंपलसरी है, फोर्स की लाइन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपका वर्क डन होता है. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बेटा, जो वर्क डन है इसको मापते किस में है, तो SI यूनिट ऑफ वर्क. फॉर्मूला हमको पता है, वर्क होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर
एसआई यूनिट फोर्स की होती है बेटा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, सो वर्क की हो जाएगी न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर से हमने एक ड्राइव्ड यूनिट निकाली जिसको बोलते हैं हम जूल, और जूल को जे से हम डिनोट करते हैं। तो वर्क डन की एसआई यूनिट आपको याद रखनी है जूल होती है, और सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर एंड दिस बिकम्स अर्ग। तो एसआई यूनिट हो गई जूल, सीजीएस यूनिट हो गई अर्ग, और आपको पता है ये जूल के अंदर 10⁻⁷ अर्ग होते हैं, ये इनके जूल और अर्ग के बीच रिलेशन होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम देखेंगे फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का हो गया एल, तो इसका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि वर्क डन की हमको कैलकुलेशंस निकालनी है, कैसे कैसे वर्क डन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। सबसे पहला बहुत सिंपल तरीका है, वर्क डन आपका हो गया, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब एक एग्जांपल से समझेंगे हम। हमारे पास मान के चलिए कि एक रोलर है, रोलर आपको पता है गोल गोल घूमता है, इसको मैं डिस्प्लेस्ड कर रहा हूं, डिस्प्लेस्ड कर रहा हूं तो ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा है, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है बेटा, वो ऐसे लग रहा है। जब हम किसी रोलर को पुश करते हैं या आगे की तरफ भेजते हैं तो उस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है और वो डिस्प्लेस्ड ऐसे होता है। तो ये हो गया बेटा फोर्स F, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट S, दोनों के बीच इधर एंगल मान लिया मैंने थीटा, दोनों के बीच एंगल फॉर्म होता है। अब जो फोर्स है इसको देखिए, क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई फोर्स काम कर रहा है? मैंने अभी बताया था वर्क डन कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग या एक ही लाइन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होंगे तो आपका वर्क डन होगा। इस केस में फोर्स की ये लाइन है, डिस्प्लेसमेंट की ये लाइन है, तो वर्क डन होगा। तो आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन बेटा यहां से देखिए जो फोर्स है ये डिसॉल्व होता है साइन थीटा और कॉस थीटा के अंदर। तो एक कंपोनेंट हो गया इसका इधर F और एक कंपोनेंट हो गया इसका इधर। तो इधर जो कंपोनेंट है एक्सियल लाइन पे उसको हमेशा क्या लेंगे F cos थीटा, और इधर होगा जो आपका F sin थीटा। अब देखिए जो फोर्स का F cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो किसके साथ है, डिस्प्लेसमेंट के साथ है। इट मींस दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो इसका मतलब वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम क्या से निकाल लेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा F cos थीटा इंटू S, तो ये बिकम्स हो जाएगा आपका Fs cos थीटा। यहां से देखिए बेटा जो फोर्स था वो डिसॉल्व होता है cos थीटा के अलोंग और sin थीटा के अलोंग, ये कंपोनेंट sin के अलोंग गया, ये कंपोनेंट cos। तो जो cos वाला कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट के लाइन में है, तो एक ही लाइन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होता है। तो इस वजह से ये जो फोर्स का कंपोनेंट है इसकी वजह से यहाँ पे वर्क होता है, जिस वर्क डन को हम निकालते हैं F cos थीटा इंटू S, तो दिस बिकम्स Fs cos थीटा। दूसरे तरीके से देखिए, अब की बार हम डिस्प्लेसमेंट को डिसॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास वही चीज कोई रोलर है इधर और ये फोर्स हो गया F और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा आपका S। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डालता हूं F पर। अब जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका दो कंपोनेंट में डिसॉल्व होता है बेटा, एक कंपोनेंट आपका ये हो गया और एक कंपोनेंट आपका ये हो गया। तो मैंने बताया था जो एक्सियल लाइन पे जो कंपोनेंट होता है वो क्या होगा बेटा cos, तो दिस बिकम्स S cos थीटा, और ये क्या परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो ये हो जाएगा आपका S sin थीटा। तो जो वर्क डन होगा
अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिसॉल्व होता है एस कोस थीटा और एस साइन थीटा, और फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है कितना, एस कोस थीटा। तो वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा, एफ इंटू एस कोस थीटा, तो दिस बिकम्स एफ एस कोस थीटा। तो वर्क डन जो होता है वो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और डॉट प्रोडक्ट है इस वजह से एंगल भी हमारा क्या आता है, कॉस एंगल आता है। मैंने बताया था वर्क डन कब होता है बेटा, जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है। तो मैं किसी चीज को पुश कर रहा हूं तो वो आगे की तरफ जा रहा है, तो वर्क डन तो हो रहा है। लेकिन अभी आपको एक कंडीशन बताई थी कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है अगर वो एक ही लाइन पे या तो इधर है या इधर है तो आपका वर्क डन कहलाता है। इस केस में आप कहोगे कि सर फोर्स की डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट की इधर है, वर्क डन कैसे हो रहा है। लेकिन बेटा जो फोर्स के कंपोनेंट है ये एंगल बनने की वजह से इधर की तरफ है, एक्सियल लाइन की तरफ, वो होगा आपका एफ एस कोस थीटा, और एक वर्टिकल लाइन है जो आपका एफ एस। अब ये दोनों तो इसके अलोंग नहीं है तो यहाँ से तो वर्क डन जीरो है, लेकिन ये वाला कंपोनेंट एस के अलोंग है उसी लाइन पर, तो ये आपका वर्क डन कहलाएगा कितना, एफ एस। ऐसे इधर से मैंने डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लिया, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला तो इस एक्सियल लाइन के अलोंग हो गया बेटा एस कोस थीटा, और वर्टिकल लाइन के अलोंग हो गया एस साइन थीटा। अब ये फोर्स भी इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यहाँ से भी वर्क डन हो सकता है कि आपका एफ एस कोस थीटा। तो ये दोनों केस आपको समझा दिए वर्क डन आपका कैसे होता है। सो हमने इसके कैलकुलेशन के लिए वर्क डन का एक फॉर्मूला निकाल लिया, W इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, ये आपका वर्क डन होता है। नाउ दूसरा मेथड है इसका, पहला तो सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करते हैं एंगल कॉस के साथ, आपका वर्क डन आ जाता है। सेकंड मेथड आता है कि वर्क डन को और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बेटा देखिए कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जैसे मान के चलिए मैं कोई एग्जांपल आपको देता हूं, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसको मैं कंप्रेस करता हूं, दबाता हूं, तो वह ऑब्जेक्ट मेरे फोर्स लगाने की वजह से पहले कंप्रेस होता है, मान के चलिए 1 सेंटीमीटर। कितना कंप्रेस होता है, 1 सेंटीमीटर कंप्रेस होता है। अगला जब मैं फोर्स लगाता हूं तो वो 1 सेंटीमीटर कंप्रेस नहीं होता है, फोर्स में उतना ही लगा रहा हूं, कंप्रेस हो गया पहले 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर नहीं हो रहा है, फिर हाफ सेंटीमीटर हो रहा है, और ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फोर्स तो सेम रखा हमने, क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो उस केस में जो हमारा वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एफ हम कैसे निकालेंगे, जो हमने फोर्स लगाया और जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, फोर्स तो हमने सेम रखा हर टाइम, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, कई बार ज्यादा हुआ कई बार कम हुआ, तो इस वजह से इसको चेंज किया डिस्प्लेसमेंट को। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं एफ डी एस, तो ये हो गया आपका वर्क डन इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट के केस में करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स मान ली मैंने जैसे x1 से x2, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट x1 x2 f ds। ये हो गया कौन सा मेथड, कैलकुलस मेथड। इसको बोलेंगे बेटा कौन सा मेथड, कैलकुलस मेथड। जब हमारा फोर्स सेम होता है लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग हो रहा है। कई बार उसी फोर्स से, मान के चलिए 5 न्यूटन फोर्स से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है 10 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन फोर्स से ऑब्जेक्ट अब की बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 12 सेंटीमीटर, 5 न्यूटन फोर्स से अब की बार ऑब्जेक्ट हो रहा है आपका 3 सेंटीमीटर। तो फोर्स आपका सेम है, हर टाइम हम 5 न्यूटन लगा रहे हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका चेंज हो रहा है, जिस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने कहां से कहां तक ले लिया, x1 से x2 तक जितना चेंज हो रहा है, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये मेथड आपका कहलाएगा कैलकुलस मेथड वर्क डन निकालने का। ये केस है बेटा जब आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको फिक्स दे रखा है कि इतना डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो वर्क से सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, आपका फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क डन आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होता रहता है तो उसके केस में आपको ध्यान रखना है कि उसको हम कहां से कहां तक चेंज हो, ये लिमिट्स होती हैं, कहां से कहां तक चेंज हो रहा है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन में अगला मेथड हम स्टडी करते हैं,
मान के चलिए हमारे पास एक फोर्स दे रखा है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है उसको एफ एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग जो लग रहा है एफ वाई, जेड एक्सिस के जो अलोंग फोर्स लग रहा है उसको एफ जेड बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए हमारा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो F इंटू एस हमको निकालना होता है वर्क डन के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे x की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, x एफ एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा x एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। ये होता है जब हमारे जो कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग टूटते हैं, तो x की मल्टीप्लाई x के साथ डिस्प्लेसमेंट की, y की मल्टीप्लाई y के साथ, z की मल्टीप्लाई z के साथ। ये आपका वर्क डन का एक और मेथड होता है निकालने का। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बेटा कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या है, वो एरिया के अंदर है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल कैलकुलेशन। ग्राफिकल कैलकुलेशन क्या कहती है, मान के चलिए इस एक्सिस पे मैंने फोर्स ले लिया और इधर डिस्प्लेसमेंट ले लिया x और इधर हो गया आपका फोर्स F। x यहां पर, यहां से बेटा मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस्ड होता है, x। अब ये जो ग्राफ है ये हमको क्या बता रहा है कि हमारा वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये ओरिजिन हो गया, यहां से ये आपका डिस्प्लेसमेंट x1 इसको मान लीजिए, ये आपका लास्ट डिस्प्लेसमेंट इसको x2 मान लिया। अब हमको यहां से यहां तक इसका वर्क डन निकालना है। वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेता हूं। डिस्प्लेसमेंट dx, डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने तोड़ लिया जब हमारा डिस्प्लेसमेंट dx होगा। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसको मिलाता हूं ऐसे। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका dx यहां से यहां तक, और ये आपका बेटा फोर्स हो गया, फोर्स की डायरेक्ट फोर्स होगा यहां से यहां तक क्योंकि y एक्सिस पे हमने फोर्स लिया, और डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ ये। अब क्योंकि ये फोर्स लगभग इस पॉइंट पर, इधर वाली इस लाइन के इस पॉइंट पर और इधर दोनों पॉइंट्स पर लगभग बराबर है, तो फोर्स की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, लगभग बराबर लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या आपका dx होता है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, जैसे इसको निकालना है मेरे को, तो इतना एरिया मैंने ले लिया और ये देखिए, तो ये क्या है dx और ये हो गया आपका फोर्स यहां से यहां तक, तो ये वर्क डन निकल गया। ऐसे ही करके मैं सारे का वर्क डन निकाल लेता हूं, ऐसे ही मैं जोड़ता चला जाता हूं, तो सभी का f इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स जोड़ता जोड़ता हमारा जो टोटल इस कर्व है इसके अंदर जो एरिया उसका हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, f इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। अच्छा, इस चीज से हमको क्या समझ में आता है कि जो इसका एरिया निकालूंगा बेटा मैं, देखिए एरिया के लिए आपको पता है ये एक रेक्टेंगल बन गया यहां से यहां तक। रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इसकी हो जाएगी बेटा यहां से यहां तक फोर्स, और ब्रेड्थ हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसका क्या निकल जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एरिया। फिर ऐसे ही इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, सारे का एरिया निकाल देंगे और लास्ट में सबको क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वर्क डन हमारा निकल जाएगा f इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब किसी कर्व के अंदर कोई एरिया दे रखा है और उसका वर्क डन पूछा गया है, तो वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, इन ए ग्राफिकल कर्व ऑफ फोर्स एंड displacement, the work done is said
to be the area under the graph. Area under the graph. तो इसका जो वर्क डन होगा वो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्क डन इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट बेटा हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब आपका और अच्छे से क्लियर होगा कि वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और जिस पर फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और वो डिस्प्लेस हो रहा है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। पूछा गया है कि इस ऑब्जेक्ट पर इतना फोर्स लगने की वजह से इतना डिस्प्लेसमेंट होता है जिस वजह से इसका वर्क डन आपको निकालना है। नहीं बेटा पेन की कोई जरूरत नहीं है, जाओ 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 बाद में आना, करो इसको। तो क्वेश्चन है आपका बेटा, फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेसमेंट होता है और पूछा गया है कि उसका आपको वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है एफ एस कॉस थीटा। तो हमको एफ और एस की मल्टीप्लाई करनी है। तो एफ हो गया आपका 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बेटा 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। तो मल्टीप्लाई करेंगे मैंने बताया था i की मल्टीप्लाई i के साथ और j की मल्टीप्लाई j के साथ और k की मल्टीप्लाई k के साथ, तो आपका रिजल्ट आता है। अन्यथा i की मल्टीप्लाई j और k में करूंगा तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो इट मींस 2 into 3 आपका हो गया 6 प्लस 4 into 1 आपका हो गया 4 प्लस 5 into 4 20, तो ये हो गया आपका 30 जूल। तो हमने सिंपल निकाल लिया क्या, वर्क डन दोनों की मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट हम आगे स्टडी करते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, अच्छा ये फोर्स कौन से होंगे, ये फोर्स कैसे होते हैं। देखिए हमारे पास एक पॉइंट है बेटा ए, एक पॉइंट है आपका इधर मान के चलिए बी। ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए ए से बी तक जाने के लिए मैं ऐसे जा सकता हूं, पहले इधर गया और यहां से लिफ्ट की मदद से मैं इधर पहुंच गया। तो एक रास्ता ये हो गया ए से बी तक जाने के लिए। एक रास्ता ऐसे भी हो सकता है, मैं यहां से गया बेटा और सीढ़ियों की मदद से मैं इधर पहुंच जाता हूं। तो एक रास्ता आपका ये हो गया और एक रास्ता आपका ये भी हो सकता है कि मैं ए से बी ऐसे जाता हूं बेटा, यहां से इधर गया, इधर से ऐसे पहुंचा और वापस इधर पहुंचा। फ्लाइट की तरह, जैसे हमको कहीं ऊपर जाना है तो हम पहले ऐसे जाते हैं फिर फ्लाइट से वहां पे पहुंचते हैं। तो ए से बी पहुंचने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। देखिए ये इधर से इधर जाता हूं मैं, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है बेटा ध्यान से समझिए, इस पर फोर्स किसका लग रहा है बेटा, ग्रेविटी का। कौन सा फोर्स, mg। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड इधर हो रहा है, तो जब डिस्प्लेसमेंट और जो आपका फोर्स है वो एक ही लाइन में नहीं है तो वर्क डन हमारा कितना होगा, 0 होगा। यहां से ये ऑब्जेक्ट इधर पहुंचता है ऐसे, तो इस पर जो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इधर mg फोर्स लग रहा है, तो दोनों एक ही लाइन पे हैं। और मान के चलिए हाइट यहां से यहां तक की हाइट मैंने मान ली h, तो इस पर जो वर्क डन होगा हमारा वो कितना होगा, जो फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया h,
तो इस पर जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, mgh। जब हम A से B तक इस रास्ते से जाते हैं तो हमारा वर्क डन क्या कहलाता है, mg इंटू h। दूसरा देखिए, यहां से मैं इधर पहुंचता हूं B पॉइंट पर, तो हमारा ये एंगल होगा मान के चलिए थीटा, तो इधर ये डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए इधर s, और ये हाइट हो गई आपकी h। तो थीटा अगर मैं निकालता हूं साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा, h अपॉन s परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड s बिकम्स h अपॉन साइन थीटा। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, क्योंकि वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों की आवश्यकता है। तो इधर जो फोर्स होगा बेटा क्या होगा, वो होगा आपका mg साइन थीटा, क्योंकि इसके अलॉन्ग हो गया आपका mg cos थीटा, और ये होगा आपका mg साइन थीटा। सो डिस्प्लेस वर्क डन हमारा किसके बराबर हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया बेटा आपका mg साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया h अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा विल बी कैंसल आउट, सो वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया फिर आपका mgh। यहां से हम A से B ऐसे गए बेटा इस रास्ते से, तब भी हमारा वर्क डन कितना आया, mgh। A से B हम इस रास्ते से गए तब भी हमारा वर्क डन कितना आया, mgh। अब इस रास्ते को देखिए, मान के चलिए मैं A से यहाँ पे पहुंचता हूं किसी पॉइंट पर, इस हाइट को मैंने मान लिया, ये h मानी थी, इसको h1 मान लीजिए, इस पॉइंट को मान लिया मैंने इससे। उसके बाद यहां से मैं ऐसे गया बेटा, और फिर ऐसे गया, इस वाली लाइन के अक्रॉस मैंने बताया था नीचे फोर्स लगेगा mg, और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो जिस वजह से जो आपका एंगल है वो कितना रहेगा, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री होने की वजह से जो हमारा वर्क डन है वो कितना हो जाएगा, 0 इस लाइन के अक्रॉस। तो ये वर्क डन आपका 0 हो गया, सिर्फ वर्क डन आपका ये रहेगा जो A से C तक पहुंचता है। उसके बाद फिर यहां से C डैश से B तक आता है, इस हाइट को मैंने मान लिया, ये h1 माना था, h इसको मान लिया मैंने h2। अब यहां से इधर कोई ऑब्जेक्ट आता है नीचे की तरफ, अब ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही लाइन के अक्रॉस लग रहे हैं, तो इधर भी वर्क डन होगा, इधर भी वर्क डन होगा, लेकिन इस वाले केस पे वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट एक लाइन में नहीं है, जिस वजह से वर्क डन आपका नहीं होगा। तो A से C तक का वर्क डन निकालेंगे हम, कितना होगा बेटा, mgh1, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ mg, और हाइट इसकी h1, तो इस पे जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, mgh1। अब इधर से इधर जो वर्क डन रहेगा ये किसके बराबर रहेगा बेटा, mgh2, mgh2। अब क्योंकि ये बेटा अपोजिट डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करेंगे हम, नेट वर्क डन। तो ये क्या हो गया बेटा आपका mgh1 माइनस mgh2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर से ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो जिस वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका mgh1 माइनस h2 और mg। अब डायग्राम में देखिए, h1 है आपकी ये हाइट, h2 है आपकी ये हाइट, तो h1 में से जब h2 को माइनस करूंगा तो हमारा सेम क्या बच जाएगा, h, ये आ गया आपका h, ये आ गया आपका वर्क डन। तो तीनों केसेस में आपने देखा, जब हम A से B जाते हैं इस रास्ते से नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट की वजह से, तो हमारा जो रास्ता है उसका भी जो फोर्स हमारा वर्क डन आता है वो mgh। A से B तक इस रास्ते से जाता हूं मैं इंक्लेन रास्ते से, तब भी हमारा जो वर्क डन है वो आपका आता है mgh, और A से B तक मैं ऐसे जाता हूं तब भी हमारा वर्क डन आता है mgh। तो तीनों तरीके, लिफ्ट, ये बाई लिफ्ट, ये बाई इंक्लिनेशन और बाई फ्लाइट, तो ये आपके तीनों तरीके हो गए। तब तीनों में हमारा जो वर्क डन है वो आपका कैसा आया, mgh। तो तीनों केसेस में जो आपका वर्क डन आया वो आपका mgh। तो इट मींस जो फोर्स है जो हम पढ़ रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। एक रास्ता ये था तब भी हमारा रिजल्ट आपका mgh आया, एक रास्ता ये था तब भी हमारा रिजल्ट क्या है, mgh आया, और एक रास्ता ये था तब भी हमारा रिजल्ट क्या आया, mgh आया। इट मींस जो हमारा
कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका नेचर क्या है कि ये डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल। तो कंजर्वेटिव फोर्स में लिखेंगे हम, इट इज द फोर्स दैट इज नॉट डिपेंड on the path but depends on nature of material लिख सकते हैं या नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारे कंजर्वेटिव फोर्स आएंगे। अच्छा, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जांपल जैसे आपके हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपके इलेक्ट्रिकल फोर्स हैं। ये कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो किस पे डिपेंड नहीं करते हैं? पाथ पर। और नॉन कंजर्वेटिव कौन सा होगा? नॉन कंजर्वेटिव इसका अपोजिट हो जाएगा, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो किस पे डिपेंड नहीं करते हैं? नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो ये कौन से फोर्स हो जाते हैं बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है सरफेस पर, पाथ पर। कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे मूव कर रहा है, रास्ता उसका ऐसा है और ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन है इसके रास्ते के अंदर, तो इसका फोर्स जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और कोई ऑब्जेक्ट है किसी स्मूथ रोड पे जा रहा है और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम है, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रास्ते पर, पाथ पर। तो उनको बोलते हैं बेटा क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका एग्जांपल हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब हमारी सर्कुलर मोशन होती है, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव करता है, तो उसके अंदर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो तो सेंटर की तरफ होती है इधर डायरेक्शन में, और जो ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कल के अंदर ऐसे मूव करता है ds। इस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो ऐसे हो रहा है, उसकी डायरेक्शन ऐसे है और फोर्स अंदर की तरफ लगता है, तो जिस वजह से एंगल आपका क्या बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री बनने पर जब इसको ओपन करेंगे तो f ds cos 90 and cos 90 is 0, so the work done is also 0। कब? जब हमारा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जब हमारा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा तो हमारा जो वर्क डन है वो कैसा होगा? 0 होगा। तो वर्क डन जो होता है हमारा बेटा, ये क्या होता है? ये इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव और इट में बी 0। तो ये डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर। तो एक तरीका तो हमने निकाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पे हो और दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो वर्क डन आपका पॉजिटिव रहेगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन पे तो हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तब हमारा वर्क डन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उनकी जो बीच एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है, जैसे अभी आपको बताया था किसके अंदर? सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है परपेंडिकुलर, और जो उसकी मोशन है ऑब्जेक्ट की वो इसके अलोंग लग रही है, तो ये हो गया आपका एंगल 90 डिग्री, ये f हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब आपका वर्क डन कैसा होगा? 0 होगा। अब इसको एंगल के अलोंग देखिए, तो इसको बोलेंगे नेचर ऑफ वर्क डन। फर्स्ट हो गया पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव, और थर्ड वन इज 0। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है? पॉजिटिव वर्क डन जब होगा जब एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है बेटा? इज लेस देन 90 डिग्री। जब एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होता है तो जो वर्क डन है वो आपका पॉजिटिव होगा। देन f वर्क डन इक्वल्स टू f s cos थीटा एंड दिस इज पॉजिटिव। जब आपके एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब आपका एंगल 90 से और 180 के बीच लाई करता है तो आपका वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसमें लिख देंगे व्हेन थीटा इज
ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट आता है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस आपका नेगेटिव होता है, जिस वजह से जो वर्क डन है आपका वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका कॉस है वो नेगेटिव होता है और जिस वजह से वर्क डन है आपका वो भी नेगेटिव होगा। अच्छा, जीरो वर्क डन कब होगा, जब आपके एंगल की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। इट मींस जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री आ जाए तो आपका वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। तो वर्क डन पॉजिटिव होता है जब आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा जब आपका वर्क डन 90 से 180 के बीच होता है और 0 होगा तब आपका वर्क डन 90 डिग्री होता है। तीनों के एग्जांपल देखिए, जैसे वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे हमने एक रोलर लिया बेटा और उसको डिस्प्लेस्ड किया आगे की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर की होगी, फोर्स हम ऐसे लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई। लेकिन जो फोर्स है ये एंगल बन गया थीटा, दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा है। लेकिन ये थीटा जो फोर्स का कंपोनेंट है दो कंपोनेंट में डूबता है, एफ साइन थीटा और इसके अलोंग हो गया आपका एफ कॉस थीटा, जिस वजह से एफ जो कॉस थीटा है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग उसी लाइन में मूव करता है, जिस वजह से आपको बताया था जब एक ही लाइन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मूव करते हैं तो वर्क डन आपका कुछ ना कुछ होता है। तो जब तक ये एंगल यहाँ है या यहाँ तक नहीं पहुंचता है परपेंडिकुलर, तब तक वर्क डन आपका कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब ये एंगल इधर पहुंच जाएगा, फोर्स इधर लगा रहे हैं हम, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एंगल जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इट मींस जो आपका वर्क डन है वो आपका कितना है, जीरो है। और नेगेटिव कब होता है, जैसे अभी आपको बताया था कि कार है वो आगे की तरफ चल रही है लेकिन उसकी जो ब्रेक्स हैं वो वापस उसको स्टॉप कर रही हैं, किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिस वजह से उसके अंदर जो एक तो फोर्स लग रहा है बेटा जो आगे की तरफ उसको एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो आगे की तरफ है और जो ब्रेक्स का फोर्स लगा वो पीछे की तरफ लगा, जिस वजह से एक लाइन पे तो है, वर्क डन तो होगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा और 180 डिग्री पर जो कॉस है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, जिस वजह से जो वर्क डन है वो आपका नेगेटिव होगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे क्या क्या होते हैं और